नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। बिहार पीसीएस की स्पर्धा प्रकाशन का जो हम समसामयिकी और सामान्य ज्ञान का हम फास्ट रिवीजन कर रहे थे, आज उसके नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। बिहार का इतिहास जो उसमें दिया गया है, छोटा सा पार्ट दिया हुआ है इतिहास के बारे में। छोटे छोटे दिए हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस हैं, तो हम उस पर फास्ट रिवीजन करेंगे। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं जाके। ये जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ साथ जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन, उसके पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल इस पर मिल जाएंगे। कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेल कर सकते हैं जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन, मतलब बिहार के इतिहास से क्या है। तो हम बात करते हैं बिहार के इतिहास में 16 जनपद की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपद का जो प्रारंभिक साहित्यिक उल्लेख है वो बौद्ध ग्रंथ में और अंगुत्तर निकाय में पाया जाता है। 16 महाजनपद का जो उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है वो भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र है, ये एक जैन ग्रंथ है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन ग्रंथ किस संप्रदाय से रिलेटेड है, किस से ग्रंथ से रिलेटेड है, तो वो जैन संप्रदाय से रिलेटेड है, क्योंकि ये जैन का एक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। फिर बात आती है 16 महाजनपदों में शक्तिशाली जनपद कौन कौन से थे। तो मगध था, कौशल था, अवंती, अंग व वज्रसंघ, चार ऐसे जो जनपद थे वो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। बिहार में स्थित जो महाजनपद थे वो मगध, अंग, वज्रसंघ, ये जो है वो बिहार में स्थित महाजनपद थे। फिर बात करते हैं हम कि महाजनपद जो 16 थे उनकी राजधानी क्या क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है आपका काशी जनपद। काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी। जो दूसरा है कौशल महाजनपद, तो कौशल महाजनपद को दो भागों में विभाजित किया गया। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या बनाई गई। फिर अंग आता है, अंग का है राजधानी चंपा। फिर मगध जो जनपद था उसको ग्रीवज, जो बिंदुसार थे, जो सबसे पहले जो हर्यक वंश के राजा थे, ठीक, उन्होंने राजधानी बनाया ग्रीवज मगध की। उसके बाद उन्हीं हर्यक वंश में ही उदयन राजा हुआ, उसने बाद में उसको पाटलिपुत्र बना दिया। तो इसलिए मगध की दो राजधानियां बनी, एक गिरिव्रज, एक पाटलिपुत्र। वज्रसंघ, कहाँ वज्रसंघ की राजधानी क्या थी? मिथिला, जिसको विदेह कहते थे, और वैशाली, लिच्छवी, ये वज्रसंघ की राजधानियाँ थीं। ठीक, मल्ल जो है वो कुशीनगर इसकी राजधानी थी। चेदी, शक्तिमती, जिसको सोथवती कहते हैं, वो राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ। फिर पांचाल की बात करें तो पांचाल को भी दो भागों में विभाजित किया गया, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी, दक्षिणी भाग की राजधानी कामपिल्य थी। फिर मत्स्य जो महाजनपद था उसकी राजधानी विराटनगरी। सूरसेन मथुरा। अस्मक जो है वो पोतन और पैठन थी। अवंती की राजधानी, इसको भी दो भागों में, जिसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती बनाया गया। गंधार की राजधानी तक्षशिला बनाया गया। कंबोज का हाटक और राजपुर। ये 16 जनपद थे जिनकी राजधानियों के बारे में मैंने चर्चा की। अब बात करते हैं कुछ वंशज के बारे में जो बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार में आए। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश। मैंने बताया ना, हर्यक वंश बिंबिसार, ठीक, इनका संस्थापक थे, मगध राज्य के थे। ठीक, इनकी राजधानी पहले गिरिवज थी, जो बाद में पाटलिपुत्र हर्यक वंश की हुई, जो उदयन ने बनाया। अभी उदयन के बारे में हम बात करते हैं। तो बिंबिसार का जो शासनकाल रहा वो 544 से 492 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा। इनके बाद अगर शासनकाल में जो आया उसकी बात करें तो इनके बाद आया अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में था। फिर आया उदयन, जिसने पाटलिपुत्र राजधानी चेंज की थी, वो 460 से 444 ईसा पूर्व था। उदयन के उत्तराधिकारी जो थे अनिरुद्ध थे, मुंडक थे, नागदशक थे, तीन उत्तराधिकारी हुए जो 444 से 412 ईस्वी ईसा पूर्व तक रहे। फिर बात करते हैं शिशुनाग वंश की, तो वो 412 से 344 ईसा पूर्व के बीच में रहे। ठीक, शिशुनाग वंश की संस्थापना शिशुनाग वंश ने की।
शिशुनाग ने की। जो राजधानी इनकी थी वो पाटलिपुत्र और वैशाली थी। शिशुनाग का जो कार्यकाल था वो 412 से 395 ईसा पूर्व था। उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी थे वो थे कालाशोक, जो 395 से 366 ईसा पूर्व तक रहे। कालाशोक के बाद अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो कालाशोक के बाद उनके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। 10 पुत्रों ने, उसके पुत्रों में नंदीवर्धन और महानंदिन सबसे महत्वपूर्ण हुए और इस वंश के अंतिम जो शासक थे ये दोनों। 366 से जो 344 ईसा पूर्व तक ये 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक लगभग शासन किया। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है नंदवंश। नंदवंश जो 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद, जिनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। महापद्मनंद जो थे वो 344 से 324 ईसा पूर्व तक रहे और महापद्मनंद के उत्तराधिकारी जो थे वो महापद्मनंद के बाद जो आए वो पंडुक आए। पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल और योवी सराक और 10 सिद्धक, कवत और धनानंद। धनानंद ही अंतिम शासक था 324 से 322 ईसा पूर्व। ठीक, तो यही एक शासक, धनानंद ही अंतिम शासक था जिसको मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे आचार्य चाणक्य के संरक्षण में, ठीक, उनके दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र उसके थ्रू ये बहुत बड़ा अय्याश राजा था उस समय का, ठीक, जो बहुत क्रूर राजा माना जाता था, तो उसको हटा के मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 में। ठीक, और वो 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश का काल रहा। मौर्य वंश का जो काल था वो उसका स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र में। फिर अगर इनके बाद की बात करें तो जो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इनके पदाधिकारी रहे हैं, इनका जो सीट राजा रहे हैं, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे 322 से 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार थे 298 से 272 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद अशोक आते हैं। अशोक 272 से 32 ईसा पूर्व तक थे। फिर दशरथ आते हैं। दशरथ आते हैं 232 से 224 ईसा पूर्व में। संपत्ति आते हैं 224 से 215 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। सालिसूक आते हैं 215 से 202 ईसा पूर्व तक। और फिर उसके बाद देववर्मन 202 से 195 ईसा पूर्व तक। फिर शतधनुष आते हैं जो 187 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर लास्ट जो अंतिम शासक रहते हैं बृहद्रथ, ये होते हैं 187 से 185 ईसा पूर्व तक। फिर ब्राह्मण वंश आता है जिसमें 3 वंश आते हैं, ठीक, जिसमें शुंग वंश है, कंड वंश है और सातवाहन वंश है। तो हम बात करें अगर शुंग वंश की तो 185 से 75 ईसा पूर्व तक शुंग वंश का राज रहता है, जिसकी स्थापना करते हैं पुष्यमित्र शुंग ने। राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा रहती है इनकी। अगर पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो 185 से पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो 185 से 149 ईसा पूर्व तक रहते हैं। फिर उसके बाद उनके बाद जो उत्तराधिकारी आते हैं अग्निमित्र शुंग आते हैं जो 149 से 141 ईसा पूर्व। वसु ज्येष्ठ और सुज्येष्ठ जो होते हैं वो 141 से 131 ईसा पूर्व तक रहते हैं। और वसुमित्र जो होते हैं वो 131 से 124 ईसा पूर्व तक। वसुमित्र के उत्तराधिकारी की बात करें तो वसुमित्र के बाद आंध्रक, पुलिंदक, घोष, फिर वज्रमित्र और क्रमशः राजा हुए। इस वंश का जो 9वां शासक था वो भागवत और भागभद्र हुआ। जो अंतिम शासक थे वो देवभूति थे 85 से 75 ईसा पूर्व तक। फिर आते हैं कंड वंश जो 75 से 30 ईसा पूर्व तक रहते हैं। इसके संस्थापक थे वासुदेव कंड। वासुदेव कंड के बाद 75 से 66 तक ये रहते हैं। उसके बाद भूमिमित्र आते हैं और फिर नारायण आते हैं। जो अंतिम इस वंश का शासक होता है वो सुशर्मा होता है जो 40 से 30 ईसा पूर्व तक रहता है। फिर उसके बाद आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। संभवतः इनकी जो राजधानी है वो भी पाटलिपुत्र ही है। इनके बाद अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो समुद्रगुप्त आते हैं, रामगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, पहले यही विक्रमादित्य रहे हैं। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य थे, फिर स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक, ये सब इसके उत्तराधिकारी। फिर बुद्धगुप्त आते हैं, ठीक, ये लाइन से इसके उत्तराधिकारी आते हैं। फिर नरसिंह गुप्त बालादित्य आते हैं। जो नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय साम्राज्य 3 भागों में ही क्रमशः पड़ जाता है, मगध,
मालवा बंगाल में बट गया। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा में भानुगुप्त और बंगाल में वैन्यगुप्त ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। कुमारगुप्त तृतीय 543 ईस्वी में आते हैं और विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक रहते हैं वो 543 से 550 ईस्वी तक रहते हैं। फिर इसके बाद आता है एक परवर्ती गुप्त वंश जिसके संस्थापक हैं कृष्णगुप्त। ठीक है, कृष्णगुप्त 510 से 525 ईस्वी तक। उसके बाद हर्षगुप्त और जीवितगुप्त मिलके 525 से 555 ईस्वी तक रहते हैं। फिर कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन, देवगुप्त द्वितीय, ठीक, और विष्णुगुप्त। इसके जो अंतिम शासक होते हैं वो जीवित गुप्त द्वितीय जो 725 ईस्वी तक रहते हैं। इसके बाद अगर किसी कौन सा वंश आता है तो वो आता है आपका पाल वंश। कौन सा वंश है? पाल वंश। पाल वंश आता है जिसके संस्थापक हैं गोपाल। राजधानी क्या रहती है? राजधानी रहती है मुंगेर। और गोपाल के बाद अगर कोई जो उत्तराधिकारी हैं वो धर्मपाल हैं, देवपाल हैं, उनके बाद विक्रपाल आते हैं, फिर नारायणपाल, फिर राज्यपाल गोपाल द्वितीय, विग्रपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम। इस वंश का ये द्वितीय संस्थापक माना जाता है। फिर आते हैं जयपाल, विग्रपाल और महिपाल। ठीक, तो ये चीज़ें थी, ये इतने थे जो किसके थे? पाल वंश के। फिर हम बात करें, नहीं दो और हैं, एक रामपाल हैं जो अंतिम शासक थे जो 1120 ईस्वी तक माने जाते हैं। रामपाल के उत्तराधिकारी कुमारपाल, गोपाल द्वितीय और मदनपाल 1161 ईस्वी तक रहते हैं। एक सेकंड। फिर मिथिला के कर्नाट वंश आते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश जो संस्थापक हैं वो हैं आपके नन्यदेव। कौन से हैं? नन्यदेव हैं। इनकी राजधानी है सिमरावगढ़। नन्यदेव जो है 1097 ईस्वी में। गंगदेव फिर उसके बाद आते हैं 1097 ईस्वी में। फिर नरसिंह देव, राम सिंह देव, शक्ति सिंह जो शक्र सिंह के नाम से जाने जाते हैं। फिर हरि सिंह देव हैं जो 1278 से 1325 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक, मत सिंह और शक्ति सिंह, श्याम सिंह जो हैं ये अन्य शासक रहते हैं जिनका शासनकाल का कोई अता पता नहीं है, खाली वे डाटा में है इसलिए आ गया। अन्य राजवंश की बात करें तो अन्य राजवंश में है चेरो राजवंश जो शाहाबाद और पलामू में स्थिति इनकी है। उज्जैन वंश जो होते हैं वो भोजपुर, नुहानी वंश बिहार, सूर वंश सासाराम, गिद्धौर वंश गिद्धौर में, दरभंगा वंश मिथिला, टेहरी जो है वो गया, हथुआ जो वंश होते हैं वो गोपालगंज में, बनैली जो पूर्णिया में होते हैं, डुमराव वंश डुमराव में, जगदीशपुर वंश एक है जो जगदीशपुर में, फिर गंधवार वंश जो है वो दरभंगा में, भगवानपुर शाहबाद में। अब बरारी जो है, बरारी में देव औरंगाबाद, बाघी मुजफ्फरपुर, बेतिया शिवहर, बबलापुर पटना जिला, सूरसंड ओयनारा वंश तिरहुत। तो ये सब जो हैं कुछ अन्य जो है वंश थे जो देखे गए। फिर अगर हम कुछ संक्षिप्त इतिहास की बात करें जो इनका कालक्रम रहा है तो 1 लाख इस पूर्व में पुरा पाषाण काल के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 1509 पाषाण काल के जो अवशेष है वो सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। 1000 ईसा पूर्व के ताम्र पाषाण युगीन जो अवशेष हैं वो चिरांद, चेचर, सोनपुर, गया तथा मनेर पटना से प्राप्त होते हैं। वही है 1000 क्या है? पूर्व ऐतिहासिक काल है। 1000 से 600 का आर्यों को गांगेय क्षेत्र में आगमन होता है। 563 से 483 जो ईसा पूर्व है महात्मा बुद्ध का जीवन काल माना जाता है। और 540 से 468 का जो है वो वर्धमान महावीर का जीवन काल माना जाता है। 544 से 492 का जो शासन का ईस्वी का शासनकाल है वो मगध नरेश जो बिम्बिसार हैं, ठीक, उनका शासनकाल माना जाता है जो मगध का यहीं से उत्कर्ष प्रारंभ होता है 544 ईस्वी ईसा पूर्व से। फिर 492 में 460 में अजातशत्रु आते हैं जिनका शासनकाल होता है और ये वैशाली पर विजय प्राप्त करते हैं। 783 में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति होती है जो अजातशत्रु के समय होती है। उस समय के जो राजा होते हैं वो मगध के वो अजातशत्रु होते हैं। 460 से 444 में उदयभद्र जिसको उदयन कहा जाता है उसका शासनकाल आता है और उसी के शासनकाल में 455 ईस्वी में राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी ले आया जाता है।
412 से 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का शासनकाल आता है और 383 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति स्टार्ट होती है। काला शोक के समय आयोजित की जाती है। इस समय काला शोक यहाँ का राजा होता है। 344 से 322 ईस्वी नंद वंश का शासनकाल है। 322 से 185 मौर्य वंश का शासनकाल और 322 से 298 चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल होता है। 315 में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन होता है और 298 से 272 में बिंदुसार का शासनकाल होता है। 272 से 232 में अशोक महान का शासनकाल होता है। ठीक 261 में कलिंग युद्ध का और 250 में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय आयोजन होता है। फिर देखें तो 185 ईस्वी में पुष्यमित्र जो शुंग हैं उनको द्वारा बृहदस्थ की हत्या करके एक मौर्य वंश का अंत कर दिया जाता है और शुंग वंश की स्थापना की जाती है। 185 में ही डेमेट्रियस का पाटलिपुत्र पर आक्रमण होता है और 185-75 में ही शुंग वंश का जो शासनकाल स्टार्ट होता है जो पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया जाता है। 75 से 30 में कण्व वंश का शासनकाल होता है और वहीं 58 ईस्वी में विक्रम संवत का प्रारंभ होता है। ईस्वी सन की बात करें तो 320 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम शासनकाल करता है और 320 में ही गुप्त संवत का आरंभ स्टार्ट हो जाता है। समुद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 335 से 380 के बीच में रहता है और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो शासनकाल होता है वो 380 से 415 ईस्वी के बीच में रहता है। फाहियान का जो पहला भ्रमण काल होता है वो 405 से 411 के बीच में होता है और 415 से 455 में कुमारगुप्त का प्रथम शासन होता है और इसी बीच में नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। 455 से 467 में स्कंदगुप्त का भी शासनकाल होता है। 455 में हुड़ों का आक्रमण प्रारंभ होता है और 467 से 494 में बुद्धगुप्त का शासनकाल होता है। 495-510 में भानुगुप्त का शासनकाल होता है और गुप्त साम्राज्य का इसी समय अंत होता है। ठीक 530 ईस्वी में मगध के परवर्ती जो गुप्त शासक हैं और साथ साथ उनका वंश का उत्कर्ष इसी समय स्टार्ट होता है। 635 ईस्वी में इवान च्वांग जो है वो बिहार की यात्रा करता है। 673 में जो इत्सिंग है वो भी बिहार की यात्रा करता है और 750 से 1175 ईस्वी में पाल वंश का शासनकाल स्टार्ट होता है। 775 से 777 ईस्वी में गोपाल का शासनकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो पाल वंश का शासक होता है और ओदंतपुरी बिहार की भी स्थापना इसी समय स्टार्ट होती है। ठीक 770 से 810 ईस्वी में जो गोपाल के बाद धर्मपाल होता है उसका शासनकाल स्टार्ट होता है और इसी समय विक्रमशिला जो बिहार की स्थापना की जाती है। फिर देवपाल का जो शासनकाल होता है वो 810 से 855 के बीच में होता है और पालकालीन संस्कृति जो है इसी समय प्रगति करती है। फिर 858 से 912 नारायण काल का शासनकाल होता है और 912 से 936 ईस्वी में जो राज्यपाल होता है पाल वंश का उसका शासनकाल होता है। 1095 से 1197 में सेन वंश जो बिहार का शासनकाल स्टार्ट होता है सेन वंश का बिहार में। फिर 1097 से 98 के बीच में जो उत्तर बिहार है उसमें कर्नाट वंश का उदय होता है। फिर बात करें तो 1180 में इमाम ताज फकीर जो है उसके द्वारा मनेर में निवास ग्रहण किया जाता है। ठीक 1197 से 98 में इब्ने अख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन पराजित बिहार में तुर्क सत्ता स्थापित होती है। 1290-1381 में बिहार के जो सुप्रसिद्ध सूफी संत थे मखदूम सफुद्दीन याहया इनके जीवन काल का स्टार्ट होता है। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान होता है और कर्नाटक वंश का इसी समय अंत हो जाता है। 1359 ईस्वी से और 60 ईस्वी के बीच में फिरोज शाह बिहार में अभियान करता है और झारखंड में तुगलक की सैनिक कार्रवाई होती है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन होता है और 1528 से 32 ईस्वी में जो नुहानी हैं उनका बिहार में उत्कर्ष स्टार्ट होता है। 1529 में घाघरा की लड़ाई होती है जिसमें नुहानियों पर जो है वो बाबर का विजय पताका लहराता है।
1532 में देवरा की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसमें हुमायूं की जो है वो नुहानियों पर विजय होती है। फिर 1536 ईस्वी में एक सूरजगढ़ की लड़ाई होती है, जिसमें शेर शाह विजय होता है। फिर 1539 में सबसे प्रसिद्ध जो चौसा की लड़ाई होती है, जिसमें हुमायूं पराजित होता है और शेर शाह जीतता है। उसी के बाद शेर शाह का शासनकाल स्टार्ट होता है 1540 से, जो 1545 की तक रहता है। 1541 में पटना का पुनर्निर्माण होता है, प्रांतीय राजधानी के रूप में इसका विकास किया जाता है। 1545 में जब शेर शाह की मृत्यु होती है तो उस समय सासाराम में इसका मकबरे का निर्माण किया जाता है। 1556 में बिहार में काराकानी और अफगानों का प्रभुत्व होता है। 74-76 में अकबर बिहार का जो है अभियान करता है और मुगलों का अधिकार यहाँ पे स्थापित होता है 1574 से 76 के बीच में। फिर अगर 1580 ईस्वी की बात करें तो मुगल साम्राज्य का जो प्रांत बना वो क्या बना, बिहार। फिर 1585 और 87 में जो रॉल्फ फिच थे वो उनका यात्रा काल स्टार्ट होता है और 1616 ईस्वी में मरनर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण किया जाता है। 1619 ईस्वी में मोहम्मद सदीक का बिहार आगमन होता है और 1621 ईस्वी में जो राजकुमार परवेज हैं उनकी मुगल प्रांतपति जो है उनके रूप में नियुक्ति होती है। 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी का बिहार यात्रा होता है और 1651 ईस्वी में वहीं पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। पटना में बिहार में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री होती है 1651 ईस्वी में। वहीं जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म होता है पटना में वो 1666 ईस्वी में होता है। जो टैवर्नियर है उसकी जो बिहार यात्रा होती है वो 1665 से 1666 बीच की होती है और 1670 के 71 के बीच में जॉन मार्शल जो है वो बिहार की यात्रा करते हैं। फिर बात करें 1702 में तो 1702 राजकुमार जो अजीम हैं उनकी बिहार के प्रांतपति रूप में नियुक्ति होती है और पटना का सौंदर्यीकरण और अजीमाबाद का नामकरण इन्हीं के द्वारा किया जाता है, राजकुमार अजीम के द्वारा। 1713 ईस्वी में जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर है वो बिहार में उसका राज्याभिषेक होता है 1713 ईस्वी में और 1733 में बंगालों के नवाबों को बिहार पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। 1734 से 40 के बीच में अलीवर्दी खां जो है बिहार में नवाब पद पर कार्यरत होता है और 40 से 48 के बीच में हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत होता है। बिहार में जो रुहेला सरदार होते हैं उनका जो विद्रोह होता है और हैबत जंग का जो वध होता है वो 1748 ईस्वी में होता है। मराठा जो आक्रमण होता है बिहार में वो 1751 ईस्वी में होता है। वहीं राजकुमार जो अली गौहर हैं उनका जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक असफल अभियान होता है वो 1760 में होता है। पटना में शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में एक राज्याभिषेक होता है जो 1760 में होता है। वहीं 64 में बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है जो सबसे निर्णायक युद्ध होती है, जिसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल भारत पे भारी हो जाता है। 65 में बक्सर युद्ध के बाद में ठीक एक संधि होती है जिसमें शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उसकी दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी जाती है। 1769 में बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज जो है वो निरीक्षक नियुक्त करते हैं और 1770 में बिहार परिषद का गठन किया जाता है। ब्रिटिश शासन का संगठित रूप विकसित किया जाता है। नोनिया आंदोलन उसी 1770 में होता है। 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान हैं उसके अनुसार बिहार में एक प्रांतीय सभा की गठन किया जाता है। फिर 1779 और 1817 में विभिन्न कृषक एक विद्रोह होता है। 1821 में वहीं बहावी आंदोलन विद्रोह होता है बिहार में। 1830-31 में कोल विद्रोह होता है। 55-56 में संताल विद्रोह होता है। 1857 12 जून को रोहनी में सिपाहियों का एक विद्रोह आरंभ होता है। 1857 को 3 जुलाई में पटना में पीर अली के नेतृत्व में एक जन संग्राम आरंभ होता है। 1857 25 जुलाई को ही दानापुर और आरा में जो है वो सैनिक विद्रोह, जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का एक संघर्ष स्टार्ट होता है। 1857 25 अप्रैल को ही कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और ली ग्रांट पराजित होता है उसमें। फिर बात करें 1860 की तो वो सरदारी लड़ाई होती है। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1865 में पटना के बहावी नेताओं की गिरफ्तारी होती है
1867-68 में नीलहे बागान मलिकों के विरुद्ध बिहार में प्रथम विद्रोह जो होता है वो स्टार्ट होता है। 1875 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा का जीवन काल स्टार्ट होता है। ठीक, और 1870 जीवन काल जो रहता है वो 75 से 1900 के बीच में रहता है बिरसा मुंडा का। 1877 में खरवार आंदोलन स्टार्ट होता है। 1872 में इमाद अली खां जो है वो मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन आ जाए बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इमाद अली खां ने की। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में 1872 में। 1873 की बात करें तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शाखा खुलती है पटना में। 86 में क्या होता है? 1800 पटना सिटी में एक मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल की स्थापना की होती है। 1899 में बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। 1903 में मनोहरा सारण में चीनी मिल की स्थापना की जाती है। 1906 में बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत होती है और बिहारी स्टूडेंट जो हैं वो कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। 1908 में प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है। 1908 में पटना में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है उसका अध्यक्ष हसन इमाम होते हैं। 1909 में भागलपुर में द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता है जिसमें अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। 1909 में दरभंगा में ब्याज एसोसिएशन की सूर्य देव नारायण वर्मा द्वारा स्थापना होती है। फिर 1911 में 12 दिसंबर को बिहार को पृथक प्रांत बनाने का दिल्ली दरबार में घोषणा होती है। 1912 में 13 अप्रैल को बिहार प्रांत की औपचारिक गठन होता है। 1912 में बिहार पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है जिसके अध्यक्ष आर.एस. मंडेलकर पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होते हैं। 1912-13 में बाल्कन युद्धों के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की से सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शित होता है। 1913-14 में टाना भगत आंदोलन प्रारंभ होता है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1916 में बिहार मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ होता है। फिर 1917 की बात करें तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1917 में ही चंपारण में गांधी जी जो नील मालिक विद्रोह होता है रामचंद्र शुक्ल के आमंत्रण पे वहां पहुंचते हैं। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज में किसानों का आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, बिहार में खिलाफत आंदोलन और विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज में किसान आंदोलन स्टार्ट होता है। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। 1920 में मौलाना मजरूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना होती है। 1921 में बिहार विद्यापीठ का प्रारंभ होता है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवा दल की स्थापना की। 1921 में इंग्लैंड के युवराज की बिहार यात्रा होती है। ठीक, और 1922 में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास होते हैं। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। 1928 में साइमन कमीशन आता है और राष्ट्रवादियों द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1928 में होती है। 1928 में दल सिंह राय में राजनीतिक डकैती और योगेंद्र शुक्ला पर तिरहुत षड्यंत्र केस चलाया जाता है। फिर अगर 1929 की बात करें तो किसान सभा का गठन 1929 में होता है। 10 अगस्त को 1929 में बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया जाता है। 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ होता है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। 7 अप्रैल 1934 को पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह स्थापित करने का आह्वान करते हैं। 1934 में पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1936 में बिहार में उड़ीसा प्रांत अलग हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हुई। 7 जुलाई 1937 को इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 1939 गौ रक्षा के मुद्दे पर शाहाबाद गया पटना में सांप्रदायिक दंगा हुआ। फिर बात करें तो 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार शाखा का गठन किया। क्वेश्चन आप लोगों से कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताएं।
1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सम्मेलन रामगढ़ में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। इस क्रम में पटना सचिवालय के सामने एक गोलीकांड होता है 11 अगस्त 1942 को। 1942-43 में आज़ाद दस्ता का गठन होता है। 47 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात श्री कृष्ण सिंह जो हैं वो नेतृत्व में बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। 1950 में बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, जमींदारी प्रथा जो उन्मूलन अधिनियम वो पारित होता है। 1952 में वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय और मुजफ्फरनगर की स्थापना करते हैं। पटना नगर के निगम की स्थापना भी 1952 में होती है। 1956 में बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम पारित हो जाता है 1956 का। प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 में ही इसकी भी स्थापना होती है, जो बिहार राज्य में विभिन्न नदी परियोजनाएं संचालित करने हेतु इसका स्थापना की जाती है। 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना स्टार्ट होता है सोवियत संघ की सहायता से। 1970 में बिहार राज्य टेक्सटाइल की स्थापना करता है। 72 में कोसी प्रमंडल का गठन होता है। 73 में दरभंगा प्रमंडल का गठन। 74 में जो पटना डेंटल कॉलेज है उसकी स्थापना होती है और बिहार में एक राज्य चीनी निगम की स्थापना की जाती है। फिर बात करें मगध 81 में तो मगध प्रमंडल की स्थापना होती है और 86 में बिहार फुटबॉल हॉकी महासंघ की स्थापना की जाती है। पूर्णिया जो प्रमंडल है उसका गठन 1990 में होता है। सारण प्रमंडल की स्थापना 1991 में। मुंगेर प्रमंडल की स्थापना 1992 में। फिर बिहार में जो राज्य पंचायत अधिनियम 1993 लागू होता है, विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है, वो 1993 में होता है। मौलाना मजरूर हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना की स्थापना जो होती है वो 1998 में होती है। 2000 में बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 1993 के तहत पहली बार पंचायत चुनाव यहाँ पे संपन्न होता है और 2000 में ही बिहार से झारखंड को अलग करके एक राज्य बनाया जाता है। क्वेश्चन आपसे है कि झारखंड जब राज्य बनाया जाता है तो इसकी एग्जैक्ट तिथि क्या है। 2000 में बनाया जाता है, लेकिन कौन से महीने में और किस डेट पे, कमेंट करके जरूर बताएं। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन होता है, जदयू प्लस भाजपा। 2006 में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन होता है। बिहार भूमि सुधार आयोग की भी स्थापना होती है। साथ में राज्य में परिणाम बजट की एक शुरुआत होती है। 2008 में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन बीपीएसएम की शुरुआत होती है। 8-9 में राज्य में लिंग आधारित जेंडर बजट की शुरुआत भी होती है। 2009 में अक्षर आंचल योजना की शुरुआत होती है। फिर 2011 में विधायक फंड की समाप्ति हो जाती है और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास की योजना की शुरुआत होती है। साथ ही में 2011 में बिहार लोकायुक्त कानून भी पारित होता है। 12 में 3 दिवसीय ग्लोबल बिहार समिट आयोजित किया जाता है और 13 में एनडीए गठबंधन से जदयू अलग हो जाता है। 14 में हुई बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होता है और 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत होती है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद जीतन राम मांझी जो है इसके मुख्यमंत्री होते हैं। 2015 में फिर चुनाव होता है जो अक्टूबर-नवंबर 2015 में संपन्न होता है। उसमें राजद, जदयू और कांग्रेस के महागठबंधन की भारी जीत होती है। 20 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 5वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। 16 में राज्य में शराब बंदी हो जाती है, जो 6 अप्रैल को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है। 5 जून 2016 से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हो जाता है। 2017 में सत्तारूढ़ महागठबंधन से जदयू ने नाता तोड़ दिया। 26 जुलाई को भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार छठी बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। 27 जुलाई को 2018 विधानसभा में प्रोहिबिशन एंड एक्साइज बिल 2018 पारित किया जाता है 23 जुलाई को। फिर 19 में 17वीं लोकसभा चुनाव एनडीए जीत होता है, जिसमें एनडीए की भारी जीत होती है, जिसमें एनडीए, जेडीयू और लोजपा गठबंधन होता है। फागू चौहान यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। कोरोना महामारी के बीच ये 17वीं बार विधानसभा चुनाव संपन्न होता है। 7वीं बार रिकॉर्ड के तौर पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। रामविलास का उसी समय निधन होता है और रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाता है। साथ ही में दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, मृदुल सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। बिहार में जो आने वाले विदेशी यात्री हैं, अगर उनके बारे में देखें तो मेगास्थनीज हैं,
जो सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर फाहियान हैं जो एक चीनी यात्री थे जो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे। फिर हुएनसांग हैं जो एक चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इत्सिंग है जो 7वीं शताब्दी में, यह दूसरा चीनी यात्री था जो 673 ईस्वी में भारत आया था। उसने नालंदा बौद्ध विहार में शिक्षा ग्रहण की थी। फिर रॉल्फ फिंच हैं जो यह भी एक अंग्रेज यात्री थे, 1585-87 ईस्वी के बीच मुगल भारत के भ्रमण के रूप में बिहार आए। पीटर मुंडी अंग्रेजी यात्री थे, 1632 में पटना आए थे। फिर जॉन ट्रेवेनियर हैं जो एक फ्रांसीसी यात्री थे, ये 17वीं शताब्दी में मध्य में पटना आए थे। अगर स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो आयोजित कांग्रेस अधिवेशन होता है उसकी बात करें तो 2 अधिवेशन होता है, एक 1912 में, एक 1922 में। 28वां अधिवेशन 1912 में होता है बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष होते हैं रंगनाथ सिंह माधेलकर। और फिर 1922 में 38वां अधिवेशन होता है गया में, जिसके होते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये याद रखना, ये था बिहार के कुछ इतिहास जो इम्पोर्टेंट थे, जो शॉर्ट में नोट्स के तौर पे आपको रिवीजन करा दिया गया है। तो ये भारत का इतिहास है। हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी भारत की राज व्यवस्था के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।